हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, मजे में हैं। और आई होप कि आप सभी अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स आपके बहुत पास आ चुके हैं, 12th क्लास। और इसीलिए आज मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो हम कर रहे थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में, उसी के बारे में थोड़ा सा और लेकर आया हूँ। जो हमारा पार्ट रहता था वो हमें खत्म करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारा हेलोल्केन और अल्कोहल दो चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं। सो वी विल कंप्लीट द अल्कोहल चैप्टर फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। सो बड़ी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लंबा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम पर आते हैं। और काम कराने का मतलब है कि आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने आज वीडियो स्टार्ट की है, जाकर पहले वाली वीडियो देख लें कि वीडियो में लास्ट टॉपिक क्या हुआ था, ताकि आगे कंटिन्यू कर पाओ। और जो पहली वाली वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बेटा जी प्लीज पहले देख के आइए, इस चैप्टर के कम से कम देख के आइए, कि 5 या 6 वीडियोज हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। सीधा इसी के ऊपर देखना स्टार्ट करोगे तो भैया कोई फायदा होने का नहीं है। तो प्लीज पहले पहली वीडियो देखिए इसका, उसके बाद इस पर आइएगा। ओके, तो चलिए, जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखी है उनको पता होगा टॉपिक क्या कर रहे थे हम, और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको दो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल और फिनोल की, वो हम डिस्कस कर चुके थे। एक वो रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसके अंदर आपका O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दैट इज हमारा ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा था, है ना। और जो सेकंड टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो आपका ये वाला बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो रहा था, है ना। तो आज हम थर्ड टाइप की रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या होगा आपका, उसके अंदर आपका ऐसी रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ alkyl group and hydroxyl group, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती हैं। काम की रिएक्शन है भैया जी, काम की, यहां से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो ऐसी रिएक्शंस हमें पढ़नी है जिसके अंदर हमारा पूरा अल्कोहल ही इन्वॉल्व है एक तरीके से, क्योंकि उसका हमने अल्काइल ग्रुप भी इन्वॉल्व कर लिया है, उसका हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो आपको ध्यान यही रखना है अब कि क्या क्या रिएक्शंस इस केस में हो सकती है। ओके, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इसके अंदर होती है उसका भैया जी नाम आज हम बताएंगे आपको, और उसका नाम है डिहाइड्रेशन, है ना। बहुत से बच्चों को डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब पता होगा और बहुत से बच्चों को मतलब नहीं पता होगा, तो हम उसको बता देते हैं। डी मतलब क्या होता था, मैंने पहले बताया हुआ इस वर्ड का मतलब। डी मींस क्या होता था, डिक्रीज, घटना, कम होना, बाहर निकलना। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता था, वाटर। दैट मींस कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें अल्कोहल से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता होगा, उस रिएक्शंस को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास C है, ये इसके पास एक H है, ये आगे R लगा हुआ है, यहां भी H लगा हुआ है, यहां O है और यहां H है ना। तो होता कुछ ऐसा होगा कि भैया जी यहां से तो H गया, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हमने इन्वॉल्व कर लिया ना, और दूसरा हमने क्या किया, H को भी बाहर निकाल दिया उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से, तो वाटर हो गया बाहर। और पीछे क्या बचा, यहां से क्या बचा, R डबल बॉन्ड CH, है ना। कुछ ऐसे बनेगा, मैं कुछ रफली सा समझा रहा हूं, ठीक है। हालांकि H यहां से नहीं निकलता है, बल्कि दिखने के लिए ऐसा लगता है कि H यहां से निकलता है। एक्चुअल में आपको जो H निकालना है बेटा जी, वो तो यहां से निकालना है, यहां से नहीं। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा एलिमिनेशन करना है, बीटा। तो यहां से आपका H निकलेगा, तो जब उसकी वजह से क्या होगा, यहां R हो गया, यहां C हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और एक H पहले से लगा हुआ था और एक H2 बच गया, ये 2 H बच गए ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमेशा हमें एल्कीन मिलता है। अगर आपको ध्यान में हो, हमने जब अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी ना, तो हमने एल्कीन में पानी ऐड किया था, वहां हमने हाइड्रेशन की थी। मतलब एल्कीन में पानी ऐड करते थे तो अल्कोहल मिलता था, अल्कोहल से पानी निकाल देते हैं तो एल्कीन बन जाता है। उल्टा चल रहा है, उल्टा, है ना। तो ये बात समझ आ गई, यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है सर, सर क्या हर बार ऐसा होगा, क्या हर बार ऐसा होगा? तो आंसर है नहीं। कुछ केसेस में बेटा आपको कंडीशंस की बात करते हैं, कुछ कंडीशन में आपको होगी डिहाइड्रेशन ही, होगी डिहाइड्रेशन ही, लेकिन डिहाइड्रेशन से हमेशा एल्कीन बनेगा ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस आपको दी गई हैं, और उस बेस पर हम कहेंगे कि एल्कीन के अलावा कभी कभी ईथर भी बन जाता है। इसका मतलब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करने से दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या? या तो मिलेगा एल्कीन या मिलेगा ईथर। ऐसे आपको ये याद रखना होगा कि जब भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो तुम उससे एल्कीन बना लो या तुम उससे ईथर बना लो। अब वो डिपेंड करता है भैया कि आसपास तुम्हारे क्या कंडीशंस डाल रखी हैं, कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना। तो अब हम आपको वही कंडीशंस समझाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो उसको साफ करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा आई होप, और नहीं किया है तो बड़ा जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो साफ कर लें। देखिए जी कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है बेटा, हम दो ही चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। क्या? या तो आपको यूज करना पड़ेगा कोई ऐसा एसिड। ओके, एसिड कौन कौन से यूज कर सकते हो आप? या तो आप एसिड यूज कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्रोटॉन दे सकता है ना, दे सकता है ना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन। और कौन सा दे सकता है प्रोटॉन ऐसा ऐसा ही? फॉस्फोरिक एसिड दे सकता है, पी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा बेटा जी, है ना। और कौन दे सकता है? बोरिक एसिड दे सकता है, बोरिक एसिड भी देता है ना। इसका मतलब ये सारे कैसे हैं? ये सारे आपके प्रोटोनिक एसिड हैं। ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। इनके वेपर्स को क्या लीजिए आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए, हीट कर लीजिए, वहां से मिल जाएगी। तो ये चार कंडीशंस हो सकती हैं। आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख के दे सकता है, फॉस्फोरिक एसिड भी लिख के दे सकता है, बोरिक एसिड भी लिख के दे सकता है, और भैया जी ये एल्यूमिना भी लिख के दे सकता है। अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए तो एल्कीन या अल्कोहल इथर सॉरी वो बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद ये क्या है, आपके सारे प्रोटॉन दे सकते हैं, दैट मीन्स ये सारे आपके प्रोटोनिक एसिड में आते हैं ना। तो हम पहले बात किससे करते हैं? पहले हम प्रिपरेशन करेंगे प्रोटोनिक एसिड की हेल्प से। ठीक है, मैकेनिज्म समझेंगे इसकी, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। ठीक है, होता क्या है मैं अभी समझा चुका हूं। देखिए मान लीजिए मैं सबसे इजी इजी अल्कोहल लेता हूं, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल हो गया। और यहां से क्या होगा, यहां से हम लिखेंगे इसके ऊपर कि यहां हमने लिखा हुआ है एसिड। ठीक है, उसको हीट करना है, ध्यान रखिएगा हीट करना है। अगर मैं टेम्परेचर लेता हूं 443 केल्विन, इफ आई एम टेकिंग द टेम्परेचर 443 केल्विन, तो बेटा जी ये हमेशा ये टेम्परेचर का सारा चक्कर है भैया जी। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर 443 केल्विन लिख दिया तो पक्का एल्कीन ही बनना है। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है ना। तो अल्फा से निकाल दो तुम OH, और बीटा से हमें क्या निकालना था, H। तो बना क्या, ये बन गया ना। इसका मतलब इथेनॉल से हमने इथीन नाम की चीज बना डाली ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना। अगर भैया जी अगर क्या हो जाए, अगर यही टेम्परेचर 443 होने की बजाय 413 हो जाए, 413 हो जाए, तो भैया जी ध्यान रखना उस केस में आपको ईथर बनाना है। और ये हम पढ़ेंगे, जब हम ईथर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि बनता कैसे है, मैकेनिज्म भी सीखेंगे उस टाइम पे। अभी नहीं, अभी तो हम सिर्फ इसकी सीखेंगे। इसके मैकेनिज्म हम भैया बाद में सीखेंगे, सभी एक साथ थोड़ी पढ़ना है। आराम आराम से प्यार प्यार से धीरे 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 सीढ़ियां चढ़नी है ना सक्सेसफुल होने की, है ना। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बर्डन नहीं डालना दिमाग पे, बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो पहले हम इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, फिर हम बाद में इस पे आएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं पहली कंडीशन कि इफ वी यूज द टेम्परेचर 443 केल्विन वी गेट एल्कीन, एंड इफ वी यूज द टेम्परेचर 413 केल्विन वी गेट द ईथर। यही बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दोनों में हम प्रोटोनिक एसिड ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, साफ कर दूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसकी मैकेनिज्म जो है वो जरा सी आपको समझाए देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, समझाए देते हैं। चलिए जी, ओ भैया चलिए जी, जल्दी से करते हैं इसकी मैकेनिज्म। आसान सी है, बड़ी बड़ी इजी मैकेनिज्म है, मुश्किल वाला तो मैं कराता भी नहीं हूं, आसानी कराता हूं, है ना। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन।
ठीक है, ठीक है, ओके। बड़ा आसान सा, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। प्रोटोनिक एसिड तो हमने लिया ही भैया इसलिए था कि वो हमें क्या करे, एच दे दे। क्या दे दे, एच दे दे, दे दिया उसने एच। और एच क्या है, एक एच तो भैया जी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या कहेगा, काश मुझे कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, दिख जाएं, और इसको इलेक्ट्रॉन दिख गए, ये रहे ऑक्सीजन के पास भरपूर मात्रा में, तो भैया जी ये कहते हैं लो मौज करो बेटा, मौज। तो ये कुछ आपको ऐसा ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता होगा, है ना। अब फिर वही बात भैया जी, ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज सहन कर ले, सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब सेकंड बात क्या हो गई होगी, ऑक्सीजन को आया गुस्सा कि क्या सोचकर मेरे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, तो मैं तुझसे अपने इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिए, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन छीने, अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बना लिया उसने वाटर, निकल गया वाटर। तो यानी कि यहां पर हमें एक बात और समझ में आती है कि इस मैकेनिज्म में भैया क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। और कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता था, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, लास्ट में प्राइमरी, है ना। इसका मतलब अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शरी अल्कोहल, पेपर में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंडरी होगा और लास्ट में प्राइमरी होगा। ये बात भेजे में घुसा के रखिएगा, ठीक है। तो अल्कोहल का ऑर्डर भी यही आएगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही आएगा। तो प्रोटोनिक एसिड के साथ अगर रिएक्टिविटी की बात आ जाए, कौन इजिली डिहाइड्रेशन करेगा, इजिली। यहां पर बात कर सकते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर पक्का आएगा भैया जी, लिख लीजिएगा। वो आपसे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछेगा, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन आपका हमेशा इस ऑर्डर को ही तो फॉलो करेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्यों क्यों करेगा वो रीजन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब तो कुछ बचता ही नहीं पांडे जी, अब तो बचा ही कुछ नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन के होते हुए पॉजिटिव चार्ज रख ले, हो ही नहीं सकता। कहेगा भैया अपने बस की नहीं है, अपने को तो इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इससे मांगता है, ये खुद कहता है मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं। तो ये इसको कहता है दे भाई दे, चल निकल यहां से, चल मेरे दोस्त को जरूरत है। तो कहता है चलो भाई निकल जाते हैं हम तो। और ये यहां से ये बना लिया, बन गया ना। और फिर वापिस जो प्रोटोनिक एसिड ने दिया था, वो उस प्रोटोनिक एसिड को हमने वापिस दे दिया अपना एल्कीन बनाकर। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी थी, ये थी मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा बेटा जी, कि क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन जैसी चीज यहां पर बन रही है, तो पॉसिबिलिटी तो बताइए, रीअरेंज प्रोडक्ट की भी हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी भी पक्की होंगी, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा होगा। और इसके लिए आपको मैं एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल जो है अभी समझाने वाला हूं, देखिएगा उसको भी। अल्कोहल को पर डाला तो लाइव जिंगल आला, है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, ओहो, आय हाय, ये लो, आहा, ठीक है, ये हो गया, हो गया ना। ठीक है, चलिए जी। तो स्टेप तो पता ही है आपको, अगर हम प्रोटोनिक एसिड लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में यहां से क्या होगा, ले लीजिए जी, बन गया कार्बोकैटायन, बन गया ना। अब बेटा जी अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिएगा जरा, अब आप जरा देखिएगा, ये कौन सा कार्बन बन रहा है हमारे पास, 1 2 2 2 2 सेकेंडरी बन रहा है। क्या बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, ओके। लेकिन 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 अगर मैं किसी प्रकार से ये H पूरा इसको दे डालूं,
तो क्या बनेगा, CH3 CH3, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां C के साथ एक CH3 पहले से लगा हुआ था, एक H पहले से लगा हुआ था, एक और H पहले से आ गया, हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा जी, अब ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, 1 2 एंड 3 टर्शरी, एंड वी नो दैट कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो प्रोडक्ट अब क्या बनना चाहिए, अब देखिए बेटा जी, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। शेड्स रूल क्या बोलता था हमें कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा H तो उसी में से जाएगा। अगर हम यहां पर अब शेड्स रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन करेंगे, जिन बच्चों को नाम नहीं पता पिछला चैप्टर पढ़ के आइए भैया जी, वहां बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। चलिए, तो बीटा कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो बीटा कार्बन कौन सा यूज करेंगे, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, तो कम तो इसके पास है ना। देखो एक्चुअल में तो देखो एच ही गया है, ये एच इसके पास भेज देना हमने, गया तो एच ही वाला है, ये OH और ये एच, प्रोडक्ट तो यहां बन रहा है ना। लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद देखते हैं क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3, यहां C, यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां C, यहां CH3 और यहां H। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा जी, आ गई होगी अच्छे से, क्लियर है सब कुछ। दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। अच्छा एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिएक्शन जो होती है ना, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बड़ी सेंसिटिव रिएक्शन है भैया जी, बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। मैंने आपको जो टेम्परेचर दिया है, मैंने आपको टेम्परेचर 443 दिया है। अगर आपने ध्यान से एक बात ऑब्जर्व की हो तो बात हमने ये ऑब्जर्व करी बेटा जी कि अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस टेम्परेचर पे कर रहा हूं तो हमें एल्कीन मिल रहा था, है ना। लेकिन मैं अगर इसी की रिएक्शन इस टेम्परेचर पे करता हूं तो ईथर दे देता है। क्यों भैया जी, ऐसा क्या हो गया, ईथर दे देता है ना। और अगर मैं इसी की रिएक्शन और नीचे ले आऊं टेम्परेचर को और नीचे ले आता हूं, 380 केल्विन क्या 383 केल्विन के पास हम उसको रखते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया जी तो और बढ़िया चीज दे रहा है क्या, C2H5 HSO4 दे रहा है, बस यहीं तक प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल जो है वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल दे सकता है। इफ यू आर यूजिंग द 443 केल्विन वी विल गेट एल्कीन, इफ यू आर यूजिंग द 413 केल्विन वी विल गेट द ईथर, एंड इफ यू आर यूजिंग द 383 केल्विन वी विल गेट द सल्फोनिक एसिड। ओके, अब क्योंकि सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेसिकली यूज होगा, वो तो डिपेंड करता है ना बेटा कि किस पे होगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्सेस में हमें क्या लेना है, अल्कोहल लेना है, तो ऐसा हो सकता है। यहां पर हम एक्सेस में क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तब ऐसा होगा, ठीक है। यहां तो भैया दोनों ही सेम नंबर में रख लो तो बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथ के साथ कि टेम्परेचर के साथ साथ अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहली रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रेशन विद प्रोटोनिक एसिड। अभी तो हमने प्रोटोनिक एसिड के साथ इसको समझा, अभी हम जो समझेंगे किसके साथ, एल्यूमिना के साथ। किसके साथ, एल्यूमिना के साथ। तो सेकंड कंडीशन, तरीका डिहाइड्रेशन का, वो हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज एल्यूमिना। फॉर्मूला क्या था, Al2OO3 O3, है ना। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए वो आपसे कहता है कि अगर हम एल्यूमिना यूज कर रहे हैं, लिखा हुआ है पेपर के अंदर और टेम्परेचर बोला हुआ है एग्जामिनर ने आपको कि भैया इस टेम्परेचर पे करके दिखाइए मुझे, तो जब भी ऐसा होना, टेम्परेचर क्या है, हाई है। कैसा है, हाई है। और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एल्कीन बनेगा, जैसे सल्फ्यूरिक में बना था, यहां टेम्परेचर हाई है ना, तो जब भी टेम्परेचर हाई दिख जाए तो एल्कीन बन जाए। पानी तो निकलना ही है, डिहाइड्रेशन करनी है। लेकिन बेटा जी अगर वो कहता है कि भैया यही यूज करो लेकिन टेम्परेचर कम रखो, कितना कम रखो, 523 कर लो, 100 केल्विन कम कर दो, तो वही चीज आपको क्या देगी,
बेटा जी वही चीज ना, इथर बना देगी इथर, यही तो बताया था कि दो ही चीजें बन सकती हैं, एल्कीन या ईथर। एल्कीन कब बनेगा? जब टेम्परेचर हम हाई रखेंगे, और जब टेम्परेचर लो कर देंगे थोड़ा सा, तो वो आपको ईथर बना के दे देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन थी, आई थिंक आप कर लोगे। तो थर्ड टाइप के रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन हमने कंप्लीट कर दी। अब हम डिहाइड्रेशन इसी थर्ड टाइप के रिएक्शन के अंदर ही सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, ध्यान से उसको सुनिएगा। मतलब धमाल धमाल रिएक्शन है, धमाल रिएक्शन। वो रिएक्शन आपके एल्डिहाइड चैप्टर में भी आएगी, यहां भी है, और बहुत एग्जाम्स में आती है। तो उस रिएक्शन को तो भैया छोड़िएगा मत, किसी तरीके से भी एक एक पॉइंट उस रिएक्शन का नोट रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन वो आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्या मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको लिख दूं अगर, तो भैया कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन के अंदर बेटा जी एक चीज तुमने पढ़ी होगी, वो क्या पढ़ी थी कि या तो तुम कहते थे कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि या तो हम सर एडिशन करेंगे किसका, ऑक्सीजन का। बिल्कुल ठीक बात है, नेसेंट ऑक्सीजन भी कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन तो कर ही रहा है ना ऐड, बात तो ऑक्सीजन का ऐड होने की हो रही है, मॉलिक्यूल की बात थोड़ी हो रही है। या हम क्या पढ़ते थे कि सर हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है। बिल्कुल सही बात, यही डेफिनेशन को हमने अब अपने इस्तेमाल में लेके आना है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही तो हमारा नारा है ना। चलिए जी, तो खोलना क्या, देखिए ये रहा हमारा प्यारा सा एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अल्कोहल, ये रहा भैया अल्कोहल, है ना। अब रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व करने हैं। ये जो हमारा एक ग्रुप है, ये जो हमारा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है, इसको भी यूज में लेके आना है, और जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको भी साथ में रखना है ना। तो कहते हैं कि अगर हमने यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया ना, बताऊंगा कौन कौन से, टेंशन मत लीजिए। यहां पर हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया ना, तो भैया होना क्या है, देखो ये एच अपना साथ छोड़ जाएगा, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। और इसके देख हम देख, इसकी रीसम रीस, इसकी रीसम रीस, ये वाला जो है ना, ये वाला ये भी निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन निकल गए, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो पीछे क्या बचे, बेचारे कार्बन और ऑक्सीजन अकेले रह गए। लेकिन ऑक्सीजन कहता है मुझे तो 2 बॉन्ड चाहिए, कार्बन कहता है मुझे अपने 4 पूरे करने हैं, तो हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, है ना। तो ये थोड़े से अब शेप अपनी बदल के ऐसे हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी ना, है ना। और ये तो तुम्हें पता है कौन सा ग्रुप है, इसके बारे में तो सारे भेद तुमने जाने हुए हैं। कार्बोनियल ग्रुप दिखता है ये, है ना। उसके अंदर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है ना, कुछ भी। तो ये ध्यान में आपको बेटा जी रखना है कि व्हेन वी ऑक्सीडाइज द अल्कोहल, हमने जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो पक्का CO बनेगा। जो हमारा ये CHOH वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको रखना है, देखना है, ध्यान रखना है। अल्कोहल में जो ये वाला पार्ट बेटा आपका है, दिस पार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू दिस एंड H2 गेट रिमूव्ड, ये निकल गया, ये बच गया। तो अपने अल्कोहल में बस ऐसी चीज ढूंढनी है। अगर हमने अपने अल्कोहल में ऐसी चीज ढूंढ डाली तो बना ही डाला। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी पक्का ना। चलिए फिर अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, नहीं हाँ एग्जाम्पल देते हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, अब हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं ना, होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से? कहेंगे सर प्राइमरी होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल होता है। वो आपसे कहता है कि अगर हम कभी भी प्राइमरी अल्कोहल लें और उसका हमें, अरे भैया तुम कहां जा रहे हो, और उसका हमें ऑक्सीडेशन करना हो, प्राइमरी अल्कोहल क्या करना हो, ऑक्सीडेशन करना हो, तो तब जब भी तुम उसका ऑक्सीडेशन करोगे, मैं एक बार नेसेंट ऑक्सीजन लिख लेता हूं कि हमने ऑक्सीडेशन किया है ना, तो वो भैया जी आपको ना एल्डिहाइड ही बना के दे देगा हमेशा। ये याद रखिएगा बात, ये बात दिमाग में बिठा के रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनती है। बिल्कुल उल्टा हो गया उसका, जब हम प्रिपरेशन पड़ी थी अल्कोहल की, एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं,
है ना। एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, वहां रिडक्शन कर रहे थे, यहां पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यही तो लेना देना है केमिस्ट्री में सारा ही, है ना। एग्जाम्पल देता हूं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, देखिए CH3 CH और OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो गलत तो नहीं है ना। इसके पास वो CHOH है, अभी बताया था मैंने, इसके पास CHOH है ना। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर डालें तो ये तो बर्बाद हो गया। क्यों कि इसके पास से 2 H निकल गए, ये H रह गया और ये O रह गया। और इसको हमें पता था क्या कहते थे, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है ना, बन रहा है ना। चलिए जी, दूसरी बात ध्यान रखते हैं। अब दूसरी बात क्या होगी, अगर हमने अल्कोहल को सेकेंडरी बना लिया या यूज कर लिया और उसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। बड़ी सान, ये अगर ये समझ में आ गया ना तो ये तो अपने आप आ जाएगा। एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। देखिए CH3C, यहां एक मैंने H की जगह CH3 कर दिया और ये हो गया एज इट इज। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। और जब हम इसका ऑक्सीजन करेंगे तो इस CH3 पे कोई असर नहीं, इस CH3 पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो ये H3 निकल जाएंगे तो ये O बन गया ना कीटोन, एसीटोन बन गया, एसीटोन, है ना। ये क्या था, ये क्या था, प्रोपेन 2 ओल, और वहां से बन क्या रहा है, एसीटोन। नंबर ऑफ कार्बन सेम है। C, अगर आप लेते हो टर्सरी अल्कोहल, अब तुम्हारा दिमाग जो है ना वो घूम जाएगा। घुमा दिया मैंने दिमाग को, देखो कहेंगे सर अब तो इसके पास H ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप एक कार्बन और लगाओगे, फिर क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है, फिर क्या करेंगे, फिर करना क्या है, फिर हमको एक मिक्सचर मिल जाएगा। कुछ रिएक्शन इस तरीके से करेगा ये कि तुम्हें अब की बार वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनाकर दे देगा। ध्यान में रखिएगा, एक एग्जांपल ट्राई कीजिएगा अपने आप, मैं नहीं बता रहा हूं, सोचिएगा। ठीक है, यार बात समझ में आ गई। चलिए, पहला तरीका मैंने आपको समझा दिया कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीजन करेंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीजन करने से हमें 3 चीजें मिलेंगी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड मिक्सचर। ओके, अब बात आती है इसकी, ये कहां से आया है, कौन है ये गुमनाम, किसने दिया, कौन है ये, किसने दिया, ये वाला ऑक्सीजन दिया किसने। यानी अब हमें क्या ढूंढने हैं, अब हमें बता दो, बता ही डालो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बता डालो। अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढने हैं, और केमिस्ट्री के अंदर लैब में जब तुम जाओगे तो 2 चीजें तुम्हें भरपूर मात्रा में मिलेंगी। एक कौन सी, एक मिलेगा आपको KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तुम्हारे लैब टीचर भी कहेंगे सर अरे बेटा कुछ नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यूज करो, ब्यूरेट में भर भर के रखवाते हैं, है ना। और दूसरा जो मिलता है K2Cr2O7, D एंड F ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इनके रिलेटेड रिएक्शंस आपको मिलेंगे, बिकॉज दे बिहेव लाइक ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने K2Cr2O7 यूज करना है तो एसिड के साथ करना है, मतलब एसिडिक लेना है। लेकिन अगर आपने KMnO4 यूज करना है तो या तो पानी में लेना, दैट मींस न्यूट्रल मीडियम में लेना, या फिर उसको बेसिक मीडियम में लेना। ये बात बड़ी जोर की है, इसमें बच्चे बहुत फंसेंगे। K2Cr2O7 ऑलवेज एसिडिक, KMnO4 शुड बी ऑलवेज एक्वस और एल्कलाइन। तीसरा एक रिएजेंट और होता है जो कई बार दे देते हैं, मिलता है, बहुत बार मिलता है, क्रोमिक एसिड। दिस इज द मिक्सचर, दिस इज द कॉल्ड क्रोमिक एसिड, CrO3 प्लस H2SO4। ये भी आपका एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा, वो ये रखिएगा कि अगर हमने ये मिक्सचर प्राइमरी के केस में, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, कि मैं प्राइमरी अल्कोहल में यहां पे इन तीनों में से कोई भी लिखता हूं, इसको मैंने नाम दे लिया, क्या नाम दें, P, इसको नाम दे देते हैं D, C, अरे वाह ये तो नया रीजन हो गया, PDC, अभी आएगा आगे PDC। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मजाक कर रहा है। तो यहां पोटेशियम पर मैग्नेट होगा, यहां पर डाइक्रोमेट होगा, या यहां पर क्रोमिक एसिड होगा, कोई भी हो सकता है, दोनों तीनों में से, तो एल्डिहाइड बनेगा, है ना।
एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से तो। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको यहां से बाहर नहीं निकाला, बनते ही हमने इसको बाहर नहीं निकाला, इतना फास्ट तो कोई भी नहीं है कि इसको बिल्कुल फटाफट बने और बनने से बाहर निकाल ले। तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, इनके कांटेक्ट में रह जाएगा। और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर ये इसके कांटेक्ट में रह गया इन तीनों में से, तो ये यहां ही नहीं खत्म होगा, ये आपको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे देगा। ये बात ध्यान में रखनी। एग्जाम्पल देता हूं कैसे, देखिए CH3 CH2OH ये हमने यूज किए, तो पहले क्या बनेगा CH3 एंड CHO, ये हम समझा के आए हैं, कैसे आया समझ गए होगे आप। लेकिन अगर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया तो ये इसको फिर ऑक्सीडाइज कर देगा और अब की बार ये बना देगा। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर ये दिए हुए हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो यू हैव टू राइट कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड बन सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रहा है वो आपको, बट अगर ये रह गए इनकी प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड सिर्फ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। लेकिन तुम कहोगे सर हमें तो सिर्फ यही चाहिए, हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए है, हमें ये नहीं चाहिए है, बताइए कुछ इलाज। तो हम आपको अपना इलाज बताएंगे और वो इलाज आप उपयोग में लाइएगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमें सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करना है, उसको हम उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, हमें सिलेक्शन करना है ना, कि हमें सिर्फ इतना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो उसको बोल रहे हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि अगर हमें सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करना है किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, सो वी हैव टू यूज सम अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रखेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यही तो जीवन का सार है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, आपकी ग्रोथ को रोक लेते हैं, कहते नहीं बस इतना ही कर सकता है तू, इससे ज्यादा तेरे बस की नहीं है। परंतु जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि बेटा तू और कर सकता है, और कर सकता है, और कर सकता है। और उसमें एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका टीचर, जो आपको हमेशा यही कहेगा कि बेटा तू और कर सकता था और अच्छा कर सकता था, हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं तेरे बस की नहीं है, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। तो आपको हमेशा उन लोगों को चुनना है जो आपको ग्रोथ करवाए, उनको नहीं चुनना है जो ग्रोथ नहीं करवाए। प्रैक्टिकल लाइफ में, यहां तो केमिस्ट्री की बात हो रही है ना, या तो हमें चाहिए एल्डिहाइड है तो फिर अलग बात है ना। चलिए जी, तो कौन कौन से रिएजेंट आपको यूज करने हैं इसके अलावा, ठीक है, मैं वो रिएजेंट बता रहा हूं जो सिलेक्टिव ऑक्सीजन में हेल्प करेंगे। कौन कौन से करेंगे, सबसे पहला जो आपको यूज करना है वो है आपका सेरेट रिएजेंट। ठीक है, सेरेट, सराट एक फिल्म आई थी ना, सराट, मराठी फिल्म थी एक, सेरेट रिएजेंट है ना। इसका फॉर्मूला बताइए सर, बिल्कुल बताएंगे सर, ये तो आपने लिखा ही हुआ देखो, ये है ना, क्रोमिक एनहाइड्रेट बोल देते हैं, ओके, प्लस पायरिडीन C5H5N, दैट इज पायरिडीन। ये फॉर्मूला होता है पायरिडीन का, बनता कैसे मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको, इस तरह से, दिस इज द पायरिडीन, ओके। तो ये हो सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि फिर प्रोडक्ट से इसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। एल्डिहाइड तो बना देगा, लेकिन उस एल्डिहाइड से इसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए इसको हम बहुत कम यूज करते, लेकिन इसका बाप आ गया एक, जिसको इसके इस कमी को उसने दूर कर दिया। उसका नाम क्या था, कोलिन रिएजेंट, कोलिन सीवेज, ये हमने एक और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसका होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, यही लेना है CrO3 2C5H5N, मतलब रेशो जो 1:2 रखनी है, इसका मतलब ये कि 1:2 या 1:2 है, ओके, रखना यही है। लेकिन सोलवेंट चेंज कर लो, आपको सोलवेंट अब की बार ये लेना पड़ेगा CH2Cl2। इस सोलवेंट के बाद ही आप क्या कर सकते हो, इस सोलवेंट के बाद ही आप बेसिकली जो है एल्डिहाइड तक पहुंच सकते हो। तीसरा जो बहुत ज्यादा यूज में आएगा, दो तो हो गए ना, तीसरा जो आपके बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है वो क्या होगा, तीसरा आपका होगा बेटा जी PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद रखिएगा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
या इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरी रिएजेंट भी बोल देते हैं। ओहो हो, क्या बात है, कोरी रिएजेंट, है ना। फॉर्मूला बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे बेटा जी। पायरिडिनियम वर्ड यूज हो रहा है तो पायरिडिनियम तो होना चाहिए, ये ले लीजिए पायरिडिनियम। क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट यूज हो रहा है, दैट मींस CrO3 होगा। और क्लोरो कहां से लेना है आपको, HCl से लेना है, HCl से लेना है, दैट इज पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ऐसे कौन होता है, PDC आएगा, देखो PDC है ना, PDC आएगा, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला क्या होगा, C5H5NH पॉजिटिव। यहां भी ऐसे होता है, ये वाला H जो है एक साथ चला जाता है, तो ये भी एक आता है, और Cl एक्टिव बाहर रहता है। ठीक है, Cl एक्टिव बाहर रहता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। ये हो गया भैया जी। तो ये होता है PDC। तो ये रिएजेंट कुछ ऐसे हैं, ये रिएजेंट कुछ ऐसे हैं जो आपके जो आपके जो आपके एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोक लेते हैं, कार्बोक्सिलिक में जाने नहीं देते। तो आपको सिर्फ, अगर सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो आप सिर्फ इन्हीं रिएजेंट का यूज करेंगे। जो ऊपर लिखवाए थे पहले उनका यूज भूल के भी मत करना, भूल के भी मत करना, भूल ही मत जाना उनको तो। ठीक है, चलिए जी। तो ये हो गया। अच्छा, एक खास बात और इन सभी रिएजेंट्स की जो मैंने अभी लिखवाए हैं आपको, ये रिएजेंट्स ना कभी भी, हाँ, अगर आपके अल्कोहल के अंदर डबल बॉन्ड होता, मान लीजिए कुछ ऐसा होता, तो इसको कभी नहीं छेड़ेंगे। दे डू नॉट अटैक ऑन द डबल बॉन्ड। दीज रिएजेंट्स, ये बहुत काम की बात छोटी, ये नीट जेई में बहुत काम आती हैं। दीज रिएजेंट्स डू नॉट अटैक द डबल बॉन्ड। तो अगर हमें डबल बॉन्ड पे भी अटैक करवाना हो, तो अगर हमें डबल बॉन्ड पे भी अटैक करवाना हो तो क्या करेंगे, वो बता दीजिए मुझे। तब हमें जोन रिएजेंट यूज करना है, जोन रिएजेंट। ठीक है, जोन कह रहा है कि तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है, क्या डायलॉग लगा है ना, कि तुम मुझे ऊपर वाले रीजन में ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था, जब मैं डबल बॉन्ड को भी नहीं बख्शता हूं और OH को तो बख्शता ही बख्शता नहीं हूं। मिक्सचर क्या है, CrO3 प्लस H2SO4, लेकिन एक्वस मीडियम में। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक जोन रीएजेंट है। सो ये आपका ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट हो गया कि आपको ऑक्सीडेशन कैसे करना है। इसके अलावा और आपको क्या करना है और कैसे आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, देखिए एक और रिएक्शन आपके पेपर में आती है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होती है। मेन तो यही थी जो मैं आपको करवाई अभी। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो कोई बात नहीं, हम हैं, जिंदा है अभी। इन द प्रेजेंस, ऑक्सीजन करना है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर, हीटेड गरम गरम कॉपर लेना है, गरम गरम कॉपर, तांबा 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 तांबा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो हम कर रहे हैं, हालांकि हम पिछले वाले को भी बोल सकते थे ये, बट इसको जनरली बोला जाता है डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बेटा जी, क्या कहेंगे, अरे कहेंगे क्या, यही तो कहेंगे कि डिहाइड्रोजनेशन करी है। प्रोडक्ट बड़े आसान है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल में हमने कॉपर लिखा हुआ है, टेम्परेचर हमने 5 से 3 केल्विन लिया हुआ है, ये लिखना टेम्परेचर फिक्स है 5 से 3 केल्विन, तो पक्का हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा। लेकिन साथ में H2 निकल रही है ना, H2 निकल रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट मींस कि ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। दूसरा अगर हम लेंगे अल्कोहल, टेम्परेचर वही, तो क्या बनना चाहिए था, कीटोन बन गया कीटोन। लेकिन ट्विस्ट तो यहां आ जाता है, यही तो ट्विस्ट है बेटा जी, कि अगर हम टर्शरी लेंगे और टर्शरी वाले केस में हमने कॉपर यूज कर दिया ना, तो अब की बार आपको एल्कीन और H2O मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में भेजे में डाल के रखनी है। एग्जांपल देता हूं फटाफट से, हालांकि जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर लोगे, बड़े प्यारे बच्चे हो। फिर मैं आपको टर्शरी का देता हूं, टर्शरी का। हा लो लो लो, ये लो ये लो,
जल्दी से लो, ये ले लिया हमने टर्शरी एल्कोहल, दिस इज द कॉपर। अब होना क्या है, यहां से तो निकाल देंगे ओ एच, देखिए इस केस में H2 निकला है ना बाहर, दैट मीन्स कि ये एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो रही है, तो यहां से हमने OH निकालना है और इनमें से किसी भी कार्बन से आप कह दो कि दे दे हाइड्रोजन, दे देगा। दैट मीन्स कि CH2 C CH3 CH3 प्लस H2O। तो ये आपकी रिएक्शन थी जिसको हमने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के दो तरीके आपके मैंने डिस्कस। उसके बाद ये तो हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई बेटा, कि हमने एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों को हमने इन्वॉल्व किया, और उसमें दो ही रिएक्शन आपको पढ़नी थी, एक आपको पढ़नी थी डिहाइड्रेशन जो हमने पढ़ ली, और एक आपको पढ़नी थी ऑक्सीडेशन वो भी हमने पढ़ ली। दोनों की कुछ मेन पिन पॉइंट्स है वो आपको मैंने बता दिए, और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आपके अटके तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, चलिए जी अब एक लास्ट रिएक्शन रहती है, बड़ी आसान सी, और बट 4 टाइप के कर सकते हैं, यहां हम 4 लिख लेते हैं डी की बजाय, डन 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 डन, ये 4 लेते हैं 4। ठीक है, तो 4th रिएक्शन कौन सी होती है, बड़ी आसान सी, हर बार ऑर्गेनिक में आती है, हर चैप्टर में आती है, फिनोल के लिए है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहते हैं। और ये कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, मैं करूंगा, आप करोगे, कौन करेगा, रसोड़े में कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था, तो ये रिएक्शन कौन करेगा, मैं करूंगा, आप करें, कौन करेगा, अल्कोहल करेगा, फिनोल करेगा, ईथर करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, बड़ा आसान सा स्वभाव है, फिनोल ही तो करेगा, क्योंकि फिनोल के पास तो क्या है, बेंजीन है, अरे बेंजीन ही तो करता है ये वाली रिएक्शन ज्यादा अच्छे से, तो कौन करेगा, फिनोल करेगा। कौन था रसोड़े में, फिनोल था रसोड़े में, फिनोल। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले बात करते हैं, वही 4 रिएक्शंस पढ़नी है हमें जो चैप्टर पिछले में डिस्कस की थी हमने। फर्स्ट भी डिस्कस हुआ था हैलोजनेशन, 4 तो होती है, हैलोजनेशन, फिनोल का हैलोजनेशन करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी आसान रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम फिनोल ले रहे हैं तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। क्या, देखिए ये रहा मेरे पास प्यारा सा फिनोल, ये लिया हमने ब्रोमीन, यहां हमने लिया वाटर, ठीक है, यहां मैंने लिखा आपकी बार भी ब्रोमीन, लेकिन यहां ले लिया मैंने CCl4, है ना। अब मुझे आप दोनों में फर्क बताइए, दोनों में CCl4 की आपको, क्योंकि मैं एग्जाम की बात करता हूं तो आपको वो CH2 लिख के देते हैं, CH2 लिख के देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आपको वो वाटर लिख के दे रहा है, वाटर, और वाटर क्या है, एक पोलर सोलवेंट, यानी क्या, इफ यू आर यूजिंग द पोलर सोलवेंट तब बेटा जी वो आपको इसका कुछ ऐसा कंपाउंड बना के देगा, यानी कि ट्राई डेरिवेटिव, ये एक ट्राई डेरिवेटिव हो गया। तो बात यहां से ये निकल के आती है कि इफ वी आर यूजिंग द पोलर सोलवेंट हैलोजनेशन में तो हम ट्राई डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं, है ना, नाम बता सकते हो उसका, 246 ट्राई ब्रोमो फिनोल, है ना। लेकिन अगर हम नॉन पोलर सोलवेंट यूज कर रहे हैं then you will get only mono substituted product and that will be para or it will be ortho, है ना, क्योंकि OH कैसा ग्रुप है, it is ortho para directing nature, that's why ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करती है। ठीक है, अब बात है कि सर क्यों ऐसा क्या हो गया पानी के बाद बदलने से कि यहां पर ये हो गया, है ना। देखिए पानी में क्या होता है बेटा जी, पानी में जो आपका ये फिनोल है ना, ये फिनोल, पानी के अंदर ये फिनोल आपका आयोनाइज्ड होके H दे के ये बना लेता है, फिनोक्साइड आयन, पानी में, पानी की बात हो रही है, इन वाटर पानी में क्या होता है, पानी में ये आपका फिनोक्साइड आयन जो है वो बना लेता है, और फिनोक्साइड आयन में जो ये O नेगेटिव है ना, ये तो भैया बहुत ज्यादा ही एक्टिवेटर है, OH के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। ये भी एक्टिवेट करता है बेंजीन को, लेकिन ये तो उसका भी बाप है, ये क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये बड़ी आसानी से डिस्पर्स करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ऑर्थो और पैरा पे
ज्यादा कर देता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कर देता है इसलिए ब्रोमीन आपका तीनों पोजीशन पे आता है। लेकिन नॉन पोलर में ये आयोनाइज ना होके ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ये आयोनाइज होके ऐसा कुछ नहीं बनाता। अब जब ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है तो भैया जी काम तो इसको करना है, और ये तो बेचारा सिर्फ या तो ऑर्थो पे डलवा सकता है या पैरा पे डलवा सकता है, इसीलिए ये कौन सा बनाता है, सिर्फ मोनो डेरिवेटिव आपको बना के देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस दूसरी बात, इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, पैरा डोमिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि पैरा केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो कम आता है और पैरा ज्यादा आता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी है ना अच्छे से। एक चीज और ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हारे फिनोल के ऊपर यहाँ पे SO3H दे दे, वो आपको कहे कि अब ब्रोमिनेशन करके दिखा मुझे, कुछ बच्चे क्या कहेंगे सर ऑर्थो लगा देते हैं ना, पैरा तो ऑक्यूपाई कर रखी है, ऑर्थो लगा देते हैं। नहीं बेटा जी, फंसोगे, तीनों पे लगा देना, हटा देना इसको भी, हट जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लगा के देना है। हाँ, लेकिन ऐसा कब हो सकता है, जब पानी हो, पानी ही लेना है आपको। पानी केस में ऐसा होगा, विदाउट वाटर नहीं, पानी ही लेना है आपको। ठीक है, यहां पानी ही होना चाहिए। तो ये आपकी पहली रिएक्शन थी, दैट इज हेलोजनेशन। ओके, अब बात करते हैं सल्फोनेशन। ये तो बड़ी आसान सी है सल्फोनेशन, तो छोटी सी रिएक्शन है, प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगी आराम से, डरने वाली बात नहीं है। ये चैप्टर हमारा 3-4 लेक्चर का रहता है बस, तो कर लेंगे पूरा जल्दी से, कोई बात नहीं है। 3-4 लेक्चर का भी नहीं है, जल्दी हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करनी होती है, आसान सी रिएक्शन है, तो खास इतनी रिएक्शन है नहीं। देखिए, अगर हम टेम्परेचर रखते हैं लो, क्योंकि हीट करना है हमें, अगर हम टेम्परेचर रखते हैं लो, तो लो टेम्परेचर पे आपको मिलेगा ऑर्थो आइसोमर, डोमिनेट करने वाला एक ही मिलेगा ना, ऑर्थो मिलेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दें, तो हाई टेम्परेचर पे आपको मिलेगा पैरा। ठीक है, यानी कि ये लिया हमने फिनॉल, ये लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। इस केस में टेम्परेचर कितना लेता हूं मैं, 373, और यहां लेता हूं 283 ले लेते हैं। ठीक है, 293 ले सकते हो आप, 83 में 93 कर लो, 93 कर लो। तो यहां क्या बनेगा, क्या बनेगा बता दो, ऑर्थो बनेगा। और यहां क्या बनेगा बता दो, बता ही डालो, तो पैरा बनेगा। दिस इज द सल्फोनेशन। ठीक है, 2 रिएक्शंस हमने पढ़ ली है। इसके बाद तीसरी आपकी रिएक्शंस है नाइट्रेशन, और एक फ्रिल ग्राफ पढ़नी है, पढ़ लीजिएगा, अपना कोई जरूरत नहीं है फ्रिल ग्राफ पढ़ने की, तो 2-3 रिएक्शन रह जाएगी। इसके अलावा भी बहुत रिएक्शंस रहती हैं फिनोल की, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फिनोल की रहती हैं, इसी में इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर ही है, वो भी आपकी इन चारों के अलावा है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज के लिए इतना काफी है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। और कुछ डाउट आए तो मुझे डाउट्स बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, या मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा, टेलीग्राम पे भी चैनल है कैमवेदा का, और व्हाट्सएप पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप अगर वीडियोस में देखोगे लिंक कैमवेदा के अंदर, आपको मिल जाएगा उसका नंबर भी। तो बाकी मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़िए चैप्टर को अच्छे से। ऑल द बेस्ट एंड enjoy the festivals।